अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शारिक ज़ुबैरी अपने नए प्रोग्राम बुलज़ाई के साथ, और मेरे साथ हैं स्टॉकीफाई के हेड सुहेल फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। वालेकुम क्या चालिक भाई, हाल है अभी आपके? बार बार आ रहे हैं बस कराची में ना, मज़े जैसे मार्केट भी चल रही है माशाल्लाह हाँ, ज़बरदस्त। बस आपकी रहनुमाई में काम करना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जो है बिस्मिल्लाह। फ़ायदा हो रहा है, हमें भी फ़ायदा हो रहा है और हमारे ग्रुप को भी माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हो रहा है, अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत कुछ नई नई चीज़ें भी सीखने को मिल रही हैं ज़बरदस्त। हम लोगों को जो है। और दूसरा ये है कि लोग अकाउंट्स भी ओपन करवा रहे हैं, इसलिए कि माशाल्लाह आप लोगों की जो मुनीर खनानी की जो ऐप है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बड़ी चीज़ें हैं उसमें, बड़ी ब्रीफली हर चीज़ उसमें दी हुई है, और उसमें जो आपके विड्रॉल हैं वो भी विद इन 10 और 15 मिनट्स हैं। तो अब आपसे थोड़ा सा पूछना चाह रहा था, मार्केट को आप किस तरह देख रहे हैं? और जो आपने बात की ना, मैं उससे कंटिन्यू करता हूँ। ऐप खाली जो है ना, खाली ऐप तो देखें, ऐप तो आजकल सबके पास है। जी हाँ सही है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है ना, वो होता है विड्रॉल का। मतलब जो पैसे चाहिए ना, जी जी। वो पूरा पूरा दिन लग जाता है अक्सर जगह पे। और ये सबसे ज़्यादा किसी भी ब्रोकरेज, आजकल देखें सर्विसेज क्या रह गई हैं। आजकल तो सब कुछ बटन पे है, एप्लीकेशन पे है, सॉफ्टवेयर पे है। डेफिनेटली ऐसे ही। जो मेन चीज़ रह गई है ना, वो काम करते हुए हाथ ना रुके। मतलब किसी ब्रोकर का एक्सपोजर इतना बड़ा हो, ज़्यादा हो, कि ऐसा ना हो कि पता चला वो मार्केट के अंदर पैसे हैं आपके अकाउंट में और आप फिर भी बाय नहीं कर सक रहे, इसलिए कि एक्सपोजर ख़त्म हो गया है ब्रोकर का जी जी। नेशनल क्लियरिंग के पास। एक तो वो नहीं होना चाहिए। और जब भी आप अपने सेटलमेंट, अब तो T+1 होने वाली है सेटलमेंट कि भाई आपने माल बेचा, दूसरे दिन आपने पैसों की डिमांड करी, तो फ़ौरन 10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में होने चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमने विटनेस की है ना इतने अरसे में, वो ये डिमांड होती है। फिर एप्लीकेशन तो आजकल नौ जदीद जदीद आ रही हैं, अपग्रेड वर्जन आ रहे हैं, और सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड वर्जन आ रहे हैं। वो तो तकरीबन कमोबेश सबके पास एक जैसे ही हैं। पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट प्रॉब्लम आती है, जिस ब्रोकरेज हाउस में प्रॉब्लम आ गई, उसकी एप्लीकेशन बैठी तो उसके क्लाइंटों ने गाली देना शुरू कर देना है। ये ऐसे ही। नॉर्मल है। मार्केट देखें, मार्केट में आपको पहले भी कहा था, लास्ट टाइम आए थे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। IPOs भी आ रहे हैं धड़ाधड़। जी जी। अभी तकाफुल का आया, पाक कतर का आया, अभी उसका डेयरी का आया है, गनी डेयरीज़ का। तो यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा जो कंपनीज राइट्स दे रही होती हैं, स्प्लिट हो रही होती हैं। अभी हमने देखा कि नॉन नॉन शरिया में बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो स्प्लिट हुई हैं। शरिया में भी कुछ कंपनी ऐसी स्प्लिट हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट सीजन के अंदर जो लोग स्टॉक्स लेके बैठते हैं, उनको डिविडेंड और बोनस भी आ रहा होता है। तो हर किस्म का जो ट्रेडर और इन्वेस्टर है ना, ये मार्केट सबको एंटरटेन कर रही होती है। बस सिर्फ ज़रूरत यह है कि जो यहाँ बंदा आता है, उसको थोड़ी सी हल्की सी जो है ना, वो आँख खोल के थोड़ा सा ध्यान दे देगा ना हल्का सा, तो वो बहुत आराम से पैसा बनाएगा। अच्छा, मोस्टली लोग जो हैं वो एक तो ग्रुप में मुझसे डिस्कस कर रहे होते हैं कि डिफरेंट जो ब्रोकरेज हाउस में उनकी ऐप्स हैं, जैसे मार्केट या तेज़ होती है या इंडेक्स नीचे आता है, तो ऐप्स उनकी जो है ना वो प्रॉब्लम कर जाती हैं और वो लोग ट्रेड नहीं ले पाते जो है ना। और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना सुहेल भाई, उन्होंने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, और वो ना जो पेनी शेयर्स है ना उसमें काम कर रहे हैं। उसके बारे में भी कोई थोड़ा सा लोगों को गाइड करना चाहें। तो अभी बीच में मेरे पास भी शिकायत आई थी कि लोग CSIL में फंस गए हैं। बहुत सारे। इससे पहले लोग जो है वो ICIBL में फंस गए हैं। और मेरे पास अक्सर मैसेज आते हैं, तो हम नॉन शरिया में करते नहीं हैं, तो लोगों को नेशनल निशात चुनिया और निशात पावर की भी जेको के बाद बहुत, शायद सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में अगर किसी नॉन शेयर स्टॉक के बारे में पूछा गया है ना, तो जेको की वजह से। तो उसके बाद हमने वीडियो बना के भी और अपने ग्रुप में बताया, लेकिन बाकी किसी के बारे में बताता नहीं हूँ। जी जी, लास्ट फ्राइडे को भी आपने यही बताया था। हाँ, जो बैंक मकरमा है उसके सवाल बहुत हैं, क्योंकि वो रिवर्स स्प्लिट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें लोग नॉलेज नहीं है इसके। अभी बीच में कुछ राइट्स शेयर्स आए थे, लोग उसके राइट्स लेके फंस गए, भरने के पैसे नहीं है। बगैर नॉलेज से अगर किसी जगह पे आप काम करेंगे, किसी भी जगह काम करेंगे ना, इवन आपके अगर भैंसे पालने का भी काम है, भैंसे पालने का भी काम है, या फिर वो आप जो है वो बकरा ईद पे गाय और बकरे बेचने का भी काम है, उस पर भी अगर आपने गलत जगह से गलत चीज़ें ले ली, तो पता चला बीमार जानवर ना आ जाए आपके पास। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, कारोबार है ना, इसको अगर हम सट्टा खाना ही समझते रहेंगे, तो हम समझ तो नहीं पाएंगे कि मार्केट क्या है। जो इंटरनेशनल मार्केट्स होती हैं, जैसे कमोडिटीज़ है, या आप देखो ना अभी सिल्वर और गोल्ड में क्या हुआ। जी ऐसे ही। बुरा नहीं है काम करना, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट तो रिस्क मैनेजमेंट। अभी 40% सिल्वर नीचे आ गया ऐसे अपने ही। हाई से। वापस आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ा सा पुल बैक हुआ है, लेकिन जिनके सौदे कट गए। तो अब ये याद रखना है कि फोर्स सेलिंग क्या होती है। फोर्स सेलिंग वो चीज़ होती है कि जैसे आपने उधार में मान लिया, सिल्वर लिया या कोई शेयर लिए। अब आपका जो मार्जिन रखा हुआ है वो 25% या 30% रखा हुआ है ब्रोकर के पास। अब आपसे नहीं बिकता है, आपसे स्टॉप लॉस नहीं लगता, तो फिर वो ब्रोकर बेचता है।
ऑटो में सौदे कटते हैं जैसे दुनिया भर में क्रिप्टोज के अंदर या कमोडिटीज़ के अंदर। इसी तरह स्टॉक मार्केट में होता है, जब आप चीज़ें लेते हैं उधार में तो फिर वो ब्रोकर बेचता है। इसी तरह जब कचरा बेच लेते हैं आप तो फिर आपको खुद ज़रूरत के वक्त बेचना पड़ता है। तो जब भी आप उधार में काम करेंगे या आंखें बंद करके अंधे होकर काम करेंगे तो आपको सिर्फ नुकसान होगा। कोई भी चीज़ हो, चाहे ICIBL हो, चाहे कोई भी आज स्टॉक हो जो गिरा हुआ है आज, वो अगर आपने लिया है तो सबसे पहले जब आप ले रहे थे तो आपने क्या सोचा था, ये बहुत और गाइडेंस जो करने वाले लोग होते हैं, जो गाइड करने वाले लोग हैं, वो सारा अगर काला सफ़ेद बता देना एक दफ़ा, हम तो सब बता देते हैं कि देखिए ये शरिया कंप्लाइंट है, इसकी ये अर्निंग है, टेक्निकल इसके ये हैं, फैसला आपने खुद करना है। आप इन्वेस्टर है कि ट्रेडर है, ये स्टॉप लॉस है अगर किसी को लगाना है तो, ये टारगेट्स हैं, किसी ने पहला, हम हर चीज़ बताते हैं, उसके बाद उनका काम है काम करना। तो फंसना ये तो ज़िंदगी भर रहेगा। मैं 20-21 सालों से मार्केट के अंदर हूँ, 22 साल हो गए आज। हर दौर में लोग फंसते हैं, हर दौर में लोग लिवरेज का काम करते हैं, हर दौर में लोग सट्टा करते हैं, हर दौर में लोग जो है ना पेनी स्टॉक्स में फंसते हैं। तो कोई इलाज ही नहीं है। पैसा वो बनाता है जो अकल से, देख के, ध्यान से पैसा बनाने आता है, वही पैसा बनाता है और ये चलता ही रहेगा। आप 4 लोगों को एजुकेशन देंगे, वो 4 लोग जो एजुकेशन ले लेंगे समझ जाएंगे आपकी बात, लेकिन 40 लोग जो है ना वो थोड़ा सर पे पड़ेगा तभी सीखेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। यानी कि इन दी एंड नुकसान करके ही सीखेंगे ऐसे। एग्जैक्टली, सर बात है, और कोई रास्ता नहीं है। मतलब पेनी स्टॉक हो, कोई भी स्टॉक हो, या फिर अच्छा स्टॉक भी कोई ना हो। माड़ी लोगों ने लिया था 800-900 में, क्या हुआ? माड़ी तो सोना स्टॉक है ना, ऐसे ही है। एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग है। मैं थोड़ी बोल, ICIBL 3 रुपये से चलना शुरू हुआ है, 1.5 रुपये से, सॉरी, वो 13 रुपये तक चला गया। तो जब आप 10 रुपये में लोगे तो आप क्या सोच के ले रहे हो यार? एक चीज़ 1.5 रुपये की हुई है, हर चीज़ चांदी की तरह या सोने की तरह थोड़ी होती है, चलती रहेगी, और वो भी टॉप पे कहीं ना कहीं तो गिरनी है। चलो आप 10 रुपये में ले लो, मसला नहीं है, ट्राई करने के लिए, या शायद ये 12 हो जाए, पर कुछ 9 रुपये का, कोई 8 रुपये का, कोई 10.5 रुपये का स्टॉप लॉस, कोई तो स्टॉप लॉस हो ना कि भाई ठीक है मेरा ये नुकसान है। स्टॉप लॉस को एक बुराई समझते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को एक बुराई समझते हैं, और फिर ज़िंदगी भर के इन्वेस्टर बन जाते हैं ज़बरदस्ती के। और शेयर रखा होता है सालों तक, WTL रखा हुआ है, ये तो पता नहीं कितने स्टॉक की इस दफ़ा बाहर ही आ गई, FNEL फलाना दिमाग का, वर्ल्ड को रखा हुआ है 4 रुपये का अभी तक लोगों, बस 2020-21 की रैली का ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं निकल पा रहे। हाँ, और जब बढ़ता भी है तो थोड़ा भी नहीं बेच पाते कि चलो थोड़ा ऊपर बेचे नीचे ले, ना रिवर्स ट्रेडिंग आती है, ना रिस्क मैनेजमेंट आता है, ना ट्रेडिंग प्लान आता है, ना इन्वेस्टमेंट प्लान आता है। तो भाई पहले प्रॉपर थोड़ा सीख लो ना हर चीज़। इतनी जल्दी जो फोमो है कि मेरे हाथ से चला जाएगा, मैं पता नहीं दुनिया में सारे अमीर हो गए, मैं रह जाऊंगा, ये जो अंदर से जो लालच जो उछल रही होती है ना, अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे और इस मार्केट के या किसी भी कारोबार के तमाम पहलुओं को नहीं समझेंगे तो हर जगह मार खाएंगे। यानी कि सबसे पहले अपने माइंडसेट पे काम करने की जरूरत है लोगों की, डेफिनेटली। देखिए ना, लोग कहते हैं, अक्सर हम लोग कहते हैं यार आप लोग जो है, आज से नहीं, मैं अब तो ज़रा लोग समझ गए हैं कि भाई यूट्यूब पे जो बात करने वाले हैं, या ब्रोकरेज हाउस हैं, या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, या एडवाइजर्स हैं, या सिग्नल प्रोवाइडर्स हैं, ये सर्विस इंडस्ट्री है। ये सर्विस इंडस्ट्री नहीं होगी, और ये जो है इन्वेस्टमेंट वाली साइड, मतलब इन्वेस्टर है लाखों, ऐसे ही है लाखों, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो हज़ारों हैं। तो जब भी याद रखिए, जो सिस्टम में सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो एक इंडस्ट्री होती है। सबसे पहले तो आपस के अंदर जो जितना इन्वेस्टर और ट्रेडर है हमेशा ये बात करेगा यार ये तो ब्रोकर ने मरवा दिया, ये तो अपने ग्रुप को बेच रहा है। हमेशा याद रखिएगा, जब तक ये नॉइज और ये इंडस्ट्री नहीं होगी ना, ये जो पॉजिटिव नॉइज है इंडस्ट्री नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि काला सफ़ेद है क्या। बिकॉज ऑफ यू, मी एंड अदर्स, लोगों को पता चलता है कि मार्केट क्या है, लोगों को पता चलता है ETF क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है। आप ये बात अक्सर मैं देखता हूँ कि यार लोग बोलते हैं यार भाई ब्रोकर इंडस्ट्री, ब्रोकरेज हाउस है ना, अगर वो हटा दोगे तो आप डायरेक्ट अकाउंट खोल ही नहीं सकते ना स्टॉक मार्केट में, तो आपको ब्रोकर बाद अकाउंट तो खोलना ही खोलना है, ठीक है। ऐसे ही है। तब घर लेने जाते हैं तो ब्रोकर को क्या बोलते हैं, पानी कौन से नल से आता है, बाथरूम किधर है, बस स्टेशन किधर है। जब शेयर्स लेने आते हैं तो ब्रोकर से नहीं पूछते कि भाई ब्रोकर कितना डिविडेंड देता है, हिस्ट्री क्या है। तो आपका जो माइंडसेट है ना वो डिफरेंट है बिल्कुल। पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सामने जो एक हम इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, और सामने एक इंडस्ट्री है जिसको सर्विस प्रोवाइडर्स कहते हैं। आप और हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे एडवाइज़र हों, हम एडवाइज़र हैं, या ब्रोकर्स हैं, या दूसरे लोग हैं, उनको इज्जत देनी पड़ेगी। पहले एक दूसरे को जब इज्जत देंगे, और जब ब्रोकर वाली साइड है या जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसको इज्जत देंगे, एक दूसरे को सही ट्रीट करेंगे, हम ये समझेंगे भाई वो उनका पैसा बड़ा कीमती है, बड़ा संभाल के बताना पड़ेगा हर चीज़, तो हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जब वो हमारे ओपिनियन की रिस्पेक्ट करेंगे
तो वो जो मार पड़ रही है ना, उससे पहले वो बचेंगे कहीं ना कहीं। जब वो लालच में जाते हैं ना, बहुत से मैंने सुना बहुत से लोगों को कि यार आप शरिया कंपनी में काम कराते हैं, आप इन्वेस्टमेंट की गोल देते हैं, लंबे लंबे टारगेट देते हैं, बहुत स्लो चलती है स्टॉक्स आपके, और कभी चलते हैं तो अच्छे चलते हैं, जैसे JVDC चल गया या TRL चल गया, मीज़ान बैंक चला, बड़े अच्छा नफा देते हैं, लेकिन लॉस का चांस बहुत कम होता है। ठीक है, ऐसे ही है। एक साहब ने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ किसी ग्रुप में, और दूसरे ग्रुप में आपका ग्रुप छोड़ रहा हूँ, वो किसी ग्रुप में गए, उन्होंने CSI ले लिया 10 रुपये में, 11 रुपये में। लोगों ने 13.5-14 रुपए पे भी लिया। हाँ भाई, ऐसे ही कुछ मेरा रेट उन्होंने नहीं बोला, मैं ऊपर लेके फंसा हूँ, मेरे जो ना 1.25 करोड़ पे जा रहे हैं, मेरी टोटल रकम जो है 1,60,70,00,000 रुपए है। ओए होए। अब आप सोचे हैं कि वो जिसको हमारे पास 5 लाख बच रहा था, 7 लाख बच रहा था, 1.5 करोड़ रुपए, वो बुरा लग रहा था उसको, सरमाया हिसाब हो गया उसका। तो इस तरह की जो लालच है ना, उस पर लोगों को कैलकुलेशन ही नहीं आती कि साल के अंदर रिटर्न है क्या, मार्केट का रिटर्न, उन्होंने एवरेज रिटर्न क्या है, बैंक का रिटर्न क्या है, कारोबार का रिटर्न क्या है। 25 से 30%, 35% उन्होंने एवरेज कंसिस्टेंसी 10 साल चले ना, तो बेहतरीन रिटर्न कहलाता है 25 से 35 के दरमियान। लोगों को 100% भी बच जाता है, उसके बाद भी उनकी भूख ही पूरी नहीं होती है। तो लालच, जो ग्रीड एंड फियर पे कंट्रोल नहीं होता, और रोड मैप ही नहीं है, आपका विजन ही क्लियर नहीं करना क्या, तो मार तो पड़ेगी। सब एजुकेट नहीं करेंगे अपने आप को, प्रैक्टिकली अपने आप को छोटा छोटा काम नहीं करेंगे, तो मार तो पड़ेगी। डेफिनेटली ऐसा ही है। उन लोगों के लिए काम करना ही बड़ा मुश्किल है जो इस चीज़ पे जो है ना फोकस नहीं कर सकते। मैं एक्चुअली एक एग्जांपल कोट करता हूँ, इसलिए कि मेरी फील्ड रियल एस्टेट की थी, कि हम वहाँ तो 4-4-5 साल सब्र कर लेते हैं, करोड़ों की चीज़ें नीचे आ जाती हैं और करोड़ों रुपए स्टक होते हैं, अब पता नहीं वो कब निकलेंगे कब नहीं निकलेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे एकदम इतनी जल्दी पैनिक हो जाते हैं। यहाँ का जरा ट्रस्ट कम है ना, असल में जो आज जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मुझे ही पता है कि लोग वहाँ पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ है, पुरानी एक मिथ है, बाप दादा दादी नानी सब ने बताया हुआ कि बेटा किराया आता रहेगा और प्रॉपर्टी नीचे भी चली जाएगी ना तो कोई मसला नहीं है, 10 साल बाद तुम्हारा बच्चे ने महंगी ही बेचनी है या 20 साल बाद। तो एक नस्ल दर नस्ल जो है ना, प्रॉपर्टी ने आपको जहन के अंदर सिक्योरिटी दी हुई है। स्टॉक मार्केट के अंदर ये डर रहता है कि क्रैश ना हो जाए, क्राइसिस ना हो जाए, डिविडेंड आएगा भी ना तब भी हमारे शेयर प्राइसेस इतने नीचे चले जाएंगे कि डिविडेंड का हमने अचार डालना है। तो ये थोड़ी सी है, सच्चाई भी है इसके अंदर कहीं कहीं, लेकिन जाहिर बात है मुल्क जब तरक्की करता है, ग्लोबल फ्रंट पे जब आपका मुल्क रिकग्नाइज हो गया है, हमारी स्टॉक मार्केट जो है अब नज़र आ रही है लोगों को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले नहीं थी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, IMF के साथ जोड़ना हो, जो नई हमारी जनरेशन Z है, जेन Z, वो एक्टिव है, सोशल मीडिया एक्टिव है। तो ज़ाहिर बात है जो पहले होता था, पहले बहुत सारी गलत चीज़ें होती थी, जो गलत हुई हैं मार्केटों में, वो नहीं होंगी। तो ज़रा ट्रस्ट बिल्ड करते करते थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन ऐसे अभी भी अगर ब्लू चिप कंपनियाँ हैं जो आगे भी वही कंपनियाँ चलेंगी। लकी सीमेंट आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा। लकी कोर इंडस्ट्रीज आज भी चला है, कल भी चलेगा। माड़ी है, अटक रिफाइनरी है, मीज़ान बैंक है, एंग्रो होल्डिंग्स है, अब पावर है, आपके गैलेक्सो हो गया। तो ये गिनी चुनी कंपनियाँ जो होती हैं, जो हर सेक्टर की जान होती है, टॉप पिक कह लें जैसे, तो वो आज भी चल रही है, कल भी चलेंगी, कल भी चल रही थी। ऐसा ही तो इसलिए आज भी अगर लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिंपल बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देखें, मैं हमेशा सबको कहता हूँ, जब आपने पैसा पार्क करना है ना हमेशा के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, जैसे आप प्रॉपर्टी लेते हैं, तो 3 सेक्टर ऐसे हैं जिसके अंदर आपने बगैर सोचे समझे पैसा लगा दे रहना है। एक तो फर्टिलाइजर हो गया, सिंपल है, एक बैंक्स हो गया, ऐसे ही सबने देख लिया बैंक्स दोनों तरफ कमाते हैं, चाहे इंटरेस्ट बढ़ रहा हो गिर रहा हो, और एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर है जिसने ग्रोथ करनी ही करनी है। फार्मा सेक्टर ने पिछले साल एक बहुत बड़ी रैली इंजॉय करी है, 300% की। अच्छा, पिछले साल, उसके बाद परफॉर्म नहीं किया उसने, क्योंकि ज़रूरत देख 300% चले गए हैं ऊपर की तरफ। एक चीज़ 30 रुपये की थी, 100 रुपये हो गई है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6 महीने बाद फिर वो परफॉर्म करेगा, लेकिन नहीं किया। लेकिन फ्यूचर के लिए उम्मीद है, 2 साल बाद उसने परफॉर्म करना ही करना है। इतनी ग्रोथ है, एक्सपोर्ट की बातें हैं, नॉन एसेंशियल ड्रग्स हैं, ये 3 सेक्टर जो ना, फार्मास्यूटिकल, बैंक्स और फर्टिलाइजर, हर दौर में इन्वेस्टमेंट होती रहेगी उसके अंदर, विदाउट जो बूम एंड बस्ट साइकिल है ना उसके अलावा। तो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है और अचानक 2 दिन बाद रेट की फ्लक्चुएशन देख के सट्टा करना है, उन्होंने तो मार ही खा दी है ना। अच्छा, जो इन्वेस्टर है, अक्सर लोग कहते हैं आजकल इन्वेस्टमेंट जो है वो 6 महीने या 1 साल या 2 साल की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और दूसरा उनको जो बाइंग है वो किस किस तरीके से करनी चाहिए इन्वेस्टर को। जो देखिए, ये अपना अपना जो ना, वो अपनी अपनी फिजिबिलिटी होती है। अगर एक ट्रेडर है ना जो डे ट्रेडिंग करता है, या मतलब बाय टुडे सेल टुमारो करता है, तो T+1 में अब तो सब बाय टुडे सेल टुमारो कर सकेंगे। उसका तो एक ही रोल होना चाहिए, एक रेट पे बाय हो, टेक्निकल सेटअप देख के, और एक रेट पे सेल होगा,
या तो फिर उसका स्टॉप लॉस होगा। मतलब कि फर्ज करें आपने 25 रुपये में कोई चीज़ ली, उसका टारगेट बन रहा है 32 रुपये, तो आपका जो टारगेट है 7 रुपये हो गया। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको तकरीबन 30% बच गया। ठीक है, अब आप उसका स्टॉप लॉस बनाएंगे ना कि यार 22.5 पे मुझे निकलना है, तो आपका कोई एक रेशो होना चाहिए 1:2 या 1:3 का, और आपने सेटअप सही बनाना है। ऐसा नहीं पता चला महंगा आपने टॉप पे ले लिया और नीचे बेच रहा हूँ। आप ट्रेडिंग सेटअप या तो पूरा कंसोलिडेट पे स्टॉक खड़ा हुआ हो या तो पूरा प्रॉपर ब्रेकआउट दे रहा हो। ज़्यादा पता है उसके अंदर भी ब्रेकआउट्स हो सकते हैं या सपोर्ट टूट सकती है, लेकिन सेटअप इस तरह बनते हैं। लेकिन बाय एक ही रेट पे होगा ट्रेडिंग पे, उसमें 2-3 बाय नहीं होंगी। एक ही बाय पे या तो टारगेट वेट होगा या तो स्टॉप लॉस वेट होगा। डेट्स ऑल, ये ट्रेडिंग है। ये तो ट्रेडिंग होगी। स्विंग ट्रेडिंग होती है, एक्यूमुलेशन, उसके अंदर भी स्टॉप लॉस जरूर होता है, लेकिन वो एक्यूमुलेशन होती है, स्टेजेस होती है। मतलब आप फर्ज करें अभी इस वक्त स्टॉक खड़ा हुआ है 24 रुपये में, उसकी रेंज बनेगी 24 से लेकर 20 तक आपको एक्यूमुलेट करना है। प्रॉब्ली 18, 17.5 स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट जो है 35-40 रुपये का। बड़ी स्विंग होती है ये। इसके अंदर 1 महीना भी लग जाता है, 2 महीना भी लग जाता है, 3 महीना भी लग जाता है। और सबसे पॉपुलर जो है दुनिया में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग है। मोस्ट पॉपुलर ट्रेड्स सब में, तमाम फाइनेंशियल मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा फेमस है। और दूसरा स्कैल्पिंग है, फिर डे ट्रेडिंग आता है। इसी तरह इन्वेस्टिंग है। अब इन्वेस्टमेंट में आपका गोल होता है, गोल ओरिएंटेड होती है, उसके अंदर टाइमिंग नहीं होती। 1 साल 5 महीने नहीं होते, वो सब तो ट्रेडिंग में आता है। सही है। जो भी चीज़ 2 साल से 3 साल से अंदर है ना, वो ट्रेडिंग में आता है। मिड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आती है 3 साल से ऊपर, मिड टर्म आती है 5 साल से ऊपर, लॉन्ग टर्म आती है 10 साल से ऊपर। जो भी 1 साल के अंदर अंदर है वो ट्रेडिंग ही कहलाती है। और इन्वेस्टमेंट ना आपकी गोल ओरिएंटेड होती है। मुझे फर्ज करें पैसा जमा करना है 2 करोड़ रुपये, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, और मैं बैंक में रखा रहा हूँ, ठीक है, जमा कर रहा हूँ, या मैं कमेडिया डाल रहा हूँ, या मैं गोल्ड ला के डाल रहा हूँ लॉकर्स के अंदर, या फिर मैं सारी मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी ब्लू चिप, उनको शेयर ले जा रहा हूँ। मेरा टारगेट ये है कि 2 करोड़ जिस दिन जमा हो जाएगा मैं बेच दूंगा। एक ही टारगेट होता है। एक ही टारगेट होता है। मेरे बच्चे पैदा हुए हैं, मुझे जो है ना 18 साल के बाद बच्ची की शादी करनी है, बेटी पैदा हुई है, या बच्चे का यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला कराना होगा, उसको अच्छी तालीम देनी है, बाहर बेचना है, वो एक गोल हो गया। एक गोल हो गया भाई मैं आज नौकरी कर रहा हूँ, रिटायरमेंट का प्लान कर लिया। एक गोल हो गया मैं घर लेना है। एक गोल हो गया मुझे हज लेना है। तो गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट कभी भी इस तरह नहीं होती कि भाई आज लिया कल बेचा। इन्वेस्टमेंट एक बाग की तरह होती है। पौधे लगाएंगे आप, और वो फल जो देंगे ना, वो फल आप खा सकते हैं। वो भी एक चीज़ है। मतलब कि आपको जैसे रेंट लेते हैं ना, किसी जगह का रेंट खाते हैं, इसी तरह आप डिविडेंड खाते रहेंगे और असल को नहीं छेड़ेंगे। ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट तो हर दौर में होगी, आज भी होगी। चाहे मीज़ान बैंक यहाँ पर 500 का हो, और चाहे 10 साल बाद मीज़ान बैंक 5000 का हो, तब भी इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे। और आज से पहले जब 50 रुपये का था तब भी करते थे, उससे पहले 100 रुपये का था तब भी करते थे। मतलब पहले चीज़ें महंगी थी, 200 की थी, जब भी लोग इन्वेस्टमेंट करते थे। फिर वो नीचे आई, मंदियाँ हुई, कोई चीज़ 20 रुपये की हो गई तब भी कर रहे हैं, फिर 300 की हुई तब भी कर रहे हैं, आज 3000 की हुई तब भी कर रहे हैं, 7000 50 में भी लोग लेते थे, आज 2200 में भी लोग ले रहे हैं। सही है। मैटर नहीं करती, इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करती, ट्रेडिंग के रूल्स होते हैं। उम्मीद है जी आप लोग जो है ना सोहेल भाई के तजर्बे से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और इस पर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को बुलिश PSX पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सोहेल भाई आपसे एक तो टॉपिक पूछना चाह रहा हूँ आने वाले दिनों के लिए, कि क्या इस हफ्ते में टॉपिक होनी चाहिए कोई अच्छे शेयर जिसमें लोग काम कर रहे हैं। देखिए, रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा रहना चाहिए, देखना चाहिए मार्केट में, वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। कुछ अगर स्टॉक्स हो भी सकते हैं तो मीज़ान बैंक टॉप पिक रहेगा हमारा, लकी सीमेंट टॉप पिक रहेगा, निशात मिल्क टॉप पिक रहेगा, वेव्स कॉरपोरेशन है वो टॉप पिक रह सकता है। जो मुझे लगता है कि फार्मा के अंदर एक बहुत बड़ी रैली ड्यू है, वो एक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी, बड़ी स्विंग मिल सकती है फार्मा में, ख़ासतौर पे ग्लैक्सो AGP, सर्ल, सिटी फार्मा, बड़े स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। हाई नोन यहाँ से जो बहुत अच्छी एक नज़र आ रहा है वो एंग्रो होल्डिंग्स भी अच्छा लग रहा है। बाकी रिज़ल्ट बहुत सारे आने हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए कि रिज़ल्ट पहले एक दफ़ा सुन लें, उसके बाद बहुत सारे मौके और मिलेंगे। साइडवेज मार्केट रह सकती है क्योंकि आगे रमज़ान भी है, रिज़ल्ट सीजन भी कंटिन्यू है। अगर ब्रेकआउट होता है 191 का और मार्केट ऊपर जाती है तो उसके बाद एक नई रैली या नए हाइज बनेंगे। टिल देन रेंज बाउंड ट्रेडिंग रह सकती है, इसलिए कॉशियस रह के काम करना चाहिए लिमिटेड स्टॉक्स में विद 50% ऑफ कैश। चलें सोहेल भाई, बहुत शुक्रिया। आपको हम गाहे बगाहे थोड़ा तंग करते रहेंगे। आपको जो है, चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।